दोस्तों, बिहार की राजनीति में 2025 का विधानसभा चुनाव एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है। इस चुनाव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वोटों का बंटवारा किस तरह बड़े गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है और विपक्ष को नुकसान। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों में बिखराव ने महागठबंधन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूर्वी बिहार के सीमांचल इलाके में अप्रत्याशित सफलता हासिल की है, जिससे मुस्लिम बाहुल सीटों पर एमजीबी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। इस बंटवारे का सीधा फायदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिला है और भाजपा नीतीश कुमार की जोड़ी ने कई अहम सीटें जीत ली हैं। इस रिपोर्ट में हम चुनाव के नतीजों, एआईएमआईएम की भूमिका, वोट स्लिप के प्रभाव और राजनीतिक निहितार्थों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 243 सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर से 11 नवंबर तक हुआ। मतगणना 14 नवंबर को हुई और नतीजे एनडीए की बड़ी जीत की कहानी बयां करते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार एनडीए ने कुल 198 सीटें जीती, जिसमें भाजपा को 89, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को 85, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 सीटें मिली हैं। वहीं महागठबंधन ने सिर्फ 37 सीटें ही हासिल की हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को 25, कांग्रेस को 6 और अन्य को 6 सीटें मिली हैं। एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं, जो एक छोटी लेकिन प्रभावशाली संख्या है। वहीं आपको बता दें कि अन्य छोटे दलों और निर्दलियों को 9 सीटें मिली हैं। वहीं ये जीत एनडीए के लिए 2020 के चुनाव से बेहतर है, जब उन्होंने 125 सीटें जीती थी। इस बार एनडीए का वोट शेयर करीब 45% रहा है, जबकि एमजीबी का 32% वोट शेयर रहा है। एआईएमआईएम का वोट शेयर लगभग 2% पहुंच चुका है, जो 2020 के 1.24% से बढ़ोतरी दर्शाता है। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के बारे में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को विकास और समृद्धि के लिए जनादेश बताया है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बिहार की जनता का विश्वास कहा है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि हमने कड़ी मेहनत की, लेकिन कुछ रणनीतिक चूक हुई है। वहीं आपको बताते चले कि चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 57 रहा है, जो पिछले चुनाव से थोड़ा कम है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में मतदान कम रहा है। एनडीए ने शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया है, जबकि एमजीबी को यादव और कुछ पिछड़े वर्गों का समर्थन भी मिला है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव रहा, खासकर मुस्लिम समुदाय का, जो बिहार की आबादी का करीब 18% है। सीमांचल बिहार का पूर्वी हिस्सा है, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी की बात करें तो 40% से अधिक है और ये इलाका राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ की राजनीति भाषाई विविधता, गरीबी और सीमा से सटे होने के कारण काफी जटिल है। 2025 के चुनाव में क्षेत्र ने चुनाव के नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित भी किया है। एनडीए ने सीमांचल में 12 सीटें जीती, जिसमें भाजपा को 6, जेडीयू को 5 और एलजेपी को 1 सीट मिली है। एमजीबी को सिर्फ 1 सीट मिली है, जो आरजेडी की थी। एआईएमआईएम ने यहां 5 सीटें जीती हैं। अमौर, बहादुरगंज, कोचा, धामन, जोकीहाट और बैसी, इनमें से ज्यादातर सीटों पर एआईएमआईएम ने एमजीबी के उम्मीदवारों को हराया है। उदाहरण के लिए प्रणबपुर सीट पर वोट बंटवारे से भाजपा आगे रही है, जबकि बलरामपुर में एलजेपी को फायदा पहुंचा है। वहीं सीमांचल में मुस्लिम वोटों की एकजुटता पहले एमजीबी के पक्ष में रहती थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी जैसे नए खिलाड़ियों ने इसे तोड़ दिया है, जहां मुस्लिम आबादी 25 से 40% है। वहीं हम आपको बता दें कि एनडीए ने 13 में से 12 सीटें जीती हैं। एआईएमआईएम का वोट शेयर 9 विधानसभाओं में 15% से अधिक और 8 में 5 से 15% रहा है, जो एमजीबी की हार का मुख्य कारण बना है। एआईएमआईएम, जिसकी स्थापना तेलंगाना में हुई, उसने बिहार में 2020 में पहली बार सफलता पाई थी। 2020 में पार्टी ने 5 सीटें जीती, लेकिन 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। वहीं अगर 2025 की बात करें तो एआईएमआईएम ने 25 उम्मीदवार उतारे, ज्यादातर सीमांचल से बिलोंग करते थे। पार्टी ने 5 सीटें जीती और 2 पर दूसरे स्थान पर रही। ये प्रदर्शन एग्जिट पोल्स के विपरीत था, जो एआईएमआईएम को कम आंक रहे थे।
वही बात करें एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व पर जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि बिहार में 18% मुस्लिम हैं, लेकिन सेकुलर पार्टियां उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती। ओवैसी ने पूछा है कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। यह सवाल मुस्लिम समुदाय में गूंजा और एआईएमआईएम को समर्थन भी मिला। वहीं पार्टी ने गैर मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारे, जैसे 2 हिंदू उम्मीदवार, ताकि खुद को सिर्फ मुस्लिम पार्टी ना कहा जाए। वही बात करें एआईएमआईएम के संगठन की मजबूती सीमांचल में ज्यादा देखी गई है। दरअसल पार्टी ने स्थानीय मुद्दों जैसे कि गरीबी, बाढ़ और शिक्षा पर फोकस भी किया है। ओवैसी ने बहादुरगंज, बलरामपुर, बरारी और आमौर में रैलियां भी की हैं। परिणाम स्वरूप पार्टी ने मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा खींच लिया है, जो पहले आरजेडी या कांग्रेस को जाता था। आपको बता दें कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वोट बंटवारा हमेशा बड़े दलों को फायदा देता है। 2025 में मुस्लिम वोटों का बिखराव एमजीबी के लिए घातक साबित हुआ। सीमांचल में एआईएमआईएम ने जहां 15 से 20% वोट लिए, वहां एमजीबी की उम्मीदवार हार गए और एनडीए जीत गया। उदाहरण के लिए किशनगंज में कांग्रेस ने एकमात्र सीट जीती है, लेकिन आरजेडी और सीपीआई को कोई सफलता नहीं मिली है। चुनाव विश्लेषण से पता चलता है कि अगर एआईएमआईएम ना होती तो इन वोटों का बड़ा हिस्सा एमजीबी को जाता और कम से कम 10 से 15 सीटें एमजीबी जीत सकती थी। एनडीए ने मुस्लिम बहुल इलाकों में भी प्रवेश किया है, जो पहले मुश्किल था। भाजपा ने ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाई है, लेकिन विकास के मुद्दों पर फोकस भी किया है। परिणाम स्वरूप मुस्लिम प्रतिनिधित्व विधानसभा में घट गया। सिर्फ 12 मुस्लिम विधायक चुने गए, जो पिछले चुनाव से काफी कम है। जन स्वराज पार्टी की बात करते हैं। जन स्वराज पार्टी ने भी कुछ वोट बांटे, लेकिन एआईएमआईएम का ये प्रभाव ज्यादा था। ये स्प्लिट एमजीबी की हार का मुख्य कारण बना, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट एकजुट नहीं रह सके। 2020 के चुनावों में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती, जहां भाजपा दूसरे स्थान पर थी, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में चले गए, जिससे पार्टी कमजोर हुई। वहीं 2025 में एआईएमआईएम ने वापसी की, जो दर्शाता है कि मुस्लिम वोटरों में सेकुलर दलों से असंतोष फैला हुआ है। ओवैसी ने कहा है कि 2020 में हमने भाजपा को हराया था, लेकिन एमजीबी ने हमें शामिल नहीं किया है। वहीं तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना से बाहर एआईएमआईएम का प्रदर्शन कमजोर रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात या दिल्ली में 1% वोट भी नहीं पार कर पाए हैं। जी हाँ, लेकिन बिहार अपवाद बन गया है, जहां मुस्लिम समुदाय की भाषाई विविधता, उर्दू, बंगाली और क्षेत्रीय मुद्दे एआईएमआईएम के अनुकूल साबित हुए हैं। एआईएमआईएम ने चुनाव से पहले एमजीबी से गठबंधन की कोशिश की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव से मिलकर अनुरोध किया है, लेकिन एमजीबी ने मना कर दिया है, ये कहते हुए कि इससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा है कि हमने राजद से संपर्क किया, क्योंकि वोट बांटना नहीं चाहते थे, लेकिन वे नहीं माने। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान कहां है? मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिला है? पार्टी ने मुस्लिम असंतोष को भुनाया। सेकुलर दलों में मुस्लिमों की कमी, वक्फ वोट जैसे मुद्दे को जोर शोर से उठाया। ओवैसी ने राजनीतिक वैक्यूम पर बात की है, कहा है कि हर समुदाय का नेता है, लेकिन मुस्लिमों का नहीं। ये रणनीति कामयाब रही और पार्टी ने सीमांचल में मजबूत आधार बनाया। एमजीबी को अल्पसंख्यक वोट एकजुट करने में चूक हुई। कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा है, सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। उधर एमजीबी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व की कमी पर ध्यान नहीं दिया है। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री पद के लिए भी कोई मुस्लिम नाम नहीं था। आपको बता दें कि एमजीबी की कोई व्यापक रणनीति नहीं थी। वे एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते रहे, लेकिन वोट स्लिप रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप एनडीए ने पूरे बिहार में जीत हासिल की। वहीं आपको बता दें कि 2025 का बिहार चुनाव दर्शाता है कि राजनीति में वोट एकीकरण कितना जरूरी है। एआईएमआईएम की वापसी ने मुस्लिम राजनीति को नई दिशा दी है, लेकिन इससे एनडीए मजबूत हुआ है। विपक्ष को सबक मिला है कि अल्पसंख्यक समुदायों की आवाज सुननी होगी। भविष्य में बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम जैसे क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये चुनाव विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी केंद्रित रहा है, लेकिन वोट स्लिप ने सब कुछ बदल दिया है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।